Friends, welcome to the channel JIB and CIB Made Simple. So this is our BFM Module B complete revision session. So in this session we will revise Module B completely. So I request you to listen each and every word which I am speaking carefully, and this is quick summary of the entire Module B, and we will try to bring it in two parts. This is the first part video, and the second part video I will bring you soon. So first of all let's begin with the first point. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। रिस्क का बारे में बताया जा रहा है कि रिस्क हमारा प्लान और जो एक्चुअल आउटकम के बीच में जो डेविएशन होता है उस कारण से रिस्क आता है। बुक में आपको एग्जांपल दिया हुआ है जैसे अनसर्टेनिटी इन गेटिंग रेडी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, इम्पैक्ट रीचिंग अपॉइंटमेंट। रिस्क का डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी इज लीडिंग टू एडवर्स आउटकम कंपेयर टू द प्लान। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इनहेरेंट बिजनेस रिस्क होता है। जितने भी बिजनेस होते हैं सभी में बहुत तरह के अनअवॉइडेबल रिस्क होते हैं। तो फ्रेंड्स बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बैंकिंग में हमेशा रिकॉग्नाइज किया गया है और रिस्क बैंकिंग ने हमेशा रिकॉग्नाइज किया है और रिस्क के साथ डील किया है। द कैश फ्लो अनसर्टेनिटी, तो नेट कैश फ्लो डिपेंड करता है कि सेल्स कॉस्ट और इनफ्लो आउटफ्लो में कितना अनसर्टेनिटी है। अब देखिए सेल्स हुआ, परचेज प्राइस हुआ, एक्सपेंस का जो वेरिएशन है ये हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। अब रिजल्ट फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। देखिए अनसर्टेनिटी एक इम्प्रिसाइज नॉलेज होता है, जबकि रिस्क जो है रिस्क को आप एसेस कर सकते हैं मेजरेबल प्रोबेबिलिटी से। रिस्क को मैनेज करने के लिए अनसर्टेनिटी प्रीसीड्स रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क एलिमेंट जो है आपके नेट कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। आपके बुक में बिजनेस रिस्क का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कमोडिटी रिस्क ट्रेडिंग का हाई वेरिएबिलिटी होता है। हाई रिस्क का मतलब ये हुआ कि आपको गेन और लॉस होने का ज़्यादा पोटेंशियल है। लो रिस्क का लिमिटेड वेरिएबिलिटी होगा। देखिए ये सबसे सवाल पूछा जाता है। लो रिस्क का लिमिटेड वेरिएबिलिटी होता है और हाई रिस्क का मतलब कि आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल होता है गेन और लॉस होने का। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब एग्जाम्पल हो गया एक रिटायर्ड पर्सन का RBI बॉन्ड। तो जीरो रिस्क का मतलब कि आपके पास स्टेबल कैश फ्लो है और रिटर्न आपका कम है। दोस्तों ट्रिनिटीज़ होते हैं रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क, कैपिटल और रिटर्न, ये इंटरलिंक्ड होते हैं रिस्क को मैनेज करने में। कैपिटल के रोल की बात करें तो इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग जो है इसमें आपको कैपिटल चाहिए पोटेंशियल लॉसेस के लिए, और मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए वो आपके मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस को कवर करे ताकि बैंकरप्सी को आप अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिस बिजनेस में ज़्यादा कैश फ्लो वेरिएशन होगा उसमें ज़्यादा रिस्क होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है आपके पोटेंशियल लॉस पर डिपेंड करता है। रिस्क और कैपिटल में क्या लिंकेज होता है कि रिटर्न जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके बिजनेस रिस्क से रिलेटेड होता है। यदि हाई रिस्क बिजनेस है उसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए पोटेंशियल लॉस के लिए। देखिए दो इन्वेस्टमेंट है जिसमें इक्वल रिटर्न है, उनका अलग अलग रिस्क हो सकता है। तो ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ना, ये इन ऐसे केस में आप कंपेयर करने के लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को यूज़ करेंगे। RAROC के बारे में बताया जा रहा है। RAROC इन्वेस्टमेंट को गाइड करेगा, रिस्क को कंसीडर करेगा। ये जो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स है जैसे कि ROA और ROE उसे आउट परफॉर्म करता है। अब देखिए दोस्तों कैपिटल को बिजनेस रिस्क से हम लोग टाई अप करते हैं। RAROC अलाउ करता है कि आप डाइवर्स रिस्क प्रोफाइल को कंपेयर कर सकें। रिस्क को मैनेज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा और एडवर्स वेरिएशन का सीवियरिटी भी वेरी करेगा। यदि हम बात करें क्रिटिकलिटीज़ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है ताकि हम एडवर्स सिचुएशन में सर्वाइव कर सकें रिस्क मैनेजमेंट। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सीवियर सिचुएशन जो है आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा और सर्वाइवल को भी थ्रेटन कर सकता है। दोस्तों अनकंट्रोल लॉस पोटेंशियल के कारण बैंकरप्सी भी आ जाता है कभी कभी, और रिस्क एक्सपोजर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि लॉस को आप लिमिट कर सकें। मेज़र करना और रिस्क को मैनेज करना, तो दोस्तों कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू आप रिस्क को मेज़र कर सकते हैं ताकि इसके पोटेंशियल लॉस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ट्रीटिंग लॉस एज अ कॉस्ट, तो जो भी आपका रिस्क से लॉसेज आ रहा है उसे आप बिजनेस का कॉस्ट मान सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फैक्टर इनटू प्राइसिंग। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? रिस्क को कंट्रोल करने का हम ऑर्गेनाइजेशन की जितना क्षमता हो सके उतना कंट्रोल करें। इसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, कंट्रोल, कॉस्ट एस्टिमेशन ये सभी आते हैं। स्पेशलाइज सेटअप होता है। रिस्क मैनेजमेंट में स्पेशल स्किल चाहिए, डिफाइंड फ्रेमवर्क चाहिए, एक डेडिकेटेड सेटअप चाहिए। ये जो डेडिकेटेड सेटअप है ये रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को गाइड करता है। टॉप मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट क्या बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट से। रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना बहुत जरूरी है कैपिटल की कंस्टेंट के साथ। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन, रिस्क का मैनेज करना स्टार्ट होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, क्वांटिफाई कीजिए उन्हें। डिसीजन मेकिंग में आप एक्सेप्ट करते हैं, मिटिगेट करते हैं या रिस्क को कम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपको स्पेशल स्किल चाहिए, एक डेडिकेटेड सेटअप चाहिए, एक वेल आर्टिकुलेटेड फ्रेमवर्क चाहिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्राइसिंग, मॉनिटरिंग ये सभी चीज़ हो। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके अंदर बोर्ड होता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होते हैं, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है।
बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और लिमिट को सेटअप करेगा, पॉलिसीज़ आर्टिकुलेट करेगा, मैकेनिज्म को रिव्यू करेगा और इंश्योर करेगा रिपोर्ट। ये तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गाइडलाइन सेट करेगा, रिपोर्ट करेगा, कन्फर्मेंस ऑफ देखेगा कि रिस्क का जो प्रोसेस है वो पॉलिसी को कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रूडेंशियल लिमिट को इस्टेब्लिश करेगा, रिव्यू करेगा। सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आते हैं आल्को वो लिक्विडिटी रिस्क को मॉनिटर करते हैं। ये एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मॉनिटर करेंगे और उसे इंप्रूव करेंगे, रिकमेंड करेंगे लैंडिंग रेट बोर्ड को। सीआरएमसी दोस्तों ये इंश्योर करते हैं रोबस्ट क्रेडिट रिस्क, ये इसके अंदर रेटिंग प्रोसेस भी इंक्लूडेड है। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस कंडक्ट करते हैं रिटेल लोन एसेट के लिए। कमिटी सब ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो आल्को मैंने आपको बताया कि ये लिक्विडिटी रिस्क को मॉनिटर करेंगे, एनआईएम को मॉनिटर करेंगे, ये नया क्रेडिट प्रोडक्ट या प्रोसेस को क्लियर करेंगे। सीआरएमसी रोबस्ट क्रेडिट रिस्क को इंश्योर करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। ओआरएमसी दोस्तों इंश्योर करते हैं ऑपरेशनल रिस्क के रोबस्टनेस को, फ्रॉड को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप डिपार्टमेंट में सबसे पहले इसको हेड करते हैं सीआरओ कौन होते हैं? चीफ रिस्क ऑफिसर। इसके अंदर डिपार्टमेंट होता है मार्केट रिस्क का, ट्रेजरी ऑपरेशन का, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन एंड रेजिडुअल रिस्क। ये एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे रिस्क प्रोफाइल को सीनियर एग्जीक्यूटिव को। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जितना भी ट्रांजैक्शन, इसमें दो जैसे मेजर रिस्क होते हैं, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशनल रिस्क को ट्रांजैक्शन लेवल पे और पोर्टफोलियो लेवल पे मैनेज किया जाता है। कॉर्पोरेट लेवल गाइडलाइन जो है गाइड करता है रिस्क टेकिंग एट ट्रांजैक्शन लेवल। जो हमारा नया प्रोडक्ट आता है, जो नया डेविएशन आता है, इसमें कॉर्पोरेट लेवल क्लियरेंस चाहिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप पोर्टफोलियो का इंपैक्ट को एसेस करते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट को एसेस करते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन विद एग्जांपल बताया जा रहा है। अब देखिए कि लोन सिनेरियो है, इसमें फंडिंग, टाइम, बेसिस, गैप, रीइन्वेस्टमेंट, एम्बेडेड ऑप्शन, क्रेडिट, ऑपरेशनल रिस्क है। रिस्क आपके लिक्विडिटी को, इंटरेस्ट रेट को और पोटेंशियल डिफॉल्ट को इंपैक्ट करेगा। रिस्क मेजरमेंट कैटेगरीज की बात करें, पहला होता है सेंसिटिविटी, यानी एक टारगेट वेरिएबल कितना डेविएट हो रहा है हमारे सिंगल मार्केट पैरामीटर के यूनिट मूवमेंट के कारण। वोलेटिलिटी आपके टारगेट वेरिएबल में जो वेरिएशन है उसे कैप्चर करता है। हमारे जो टारगेट वेरिएबल्स हैं उसमें जो वेरिएशन है उसको कैप्चर करता है वोलेटिलिटी। डाउनसाइड पोटेंशियल हमारे अनसर्टेनिटी, जो रिस्क एलिमेंट में जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसके लॉसेस को मेजर करता है डाउनसाइड पोटेंशियल। तो ये 3 मेजरमेंट याद रखिएगा दोस्तों। सेंसिटिविटी का एग्जांपल बताया गया है कि मार्केट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है। यदि हमारा इंटरेस्ट रेट 1% चेंज आ रहा है तो ये सेंसिटिविटी रिलेवेंट होता है पैरामीटर जो कि हमारे टेस्ट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल को ड्राइव करता है। स्टैटिस्टिकल मेजर की बात करें तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरिएंस होता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वोलेटिलिटी होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वोलेटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वोलेटिलिटी कैप्चर करेगा स्टेबिलिटी को या इनस्टेबिलिटी को रैंडम वेरिएबल का। तो ये वोलेटिलिटी दोस्तों हमारे डिस्पर्सन का कॉमन मेजर होता है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की बात करें तो इसको आप हिस्टोरिकल डेटा के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। ये बेस्ड हो सकता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे, कोई नॉर्मल नहीं है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी फॉरवर्ड लुकिंग होता है। टाइम सीरीज और वोलेटिलिटी की बात करें तो टाइम सीरीज और वोलेटिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है डिफाइंड टाइम सीरीज के बेसिस पर। दोस्तों कन्वर्जन और इक्वेशन में एक फॉर्मूला याद रखिए, वोलेटिलिटी ओवर टाइम टी इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो ये क्या करता है, आपके डेली वोलेटिलिटी को वीकली या मंथली में कन्वर्ट करता है यूजिंग द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल। तो जैसे देखिए डेली वोलेटिलिटी को स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मंथली वोलेटिलिटी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 36 दिन का वोलेटिलिटी 18% है तो डेली वोलेटिलिटी कितना हो जाएगा 18/6, राइट। तो दोस्तों वोलेटिलिटी कैप्चर करता है वेरिएशन अक्रॉस द एवरेज ऑफ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल के एवरेज के अक्रॉस कितना वेरिएशन हो रहा है, ये वोलेटिलिटी आपको बताता है। ये अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल दोनों को मेजर करेगा। डाउनसाइड पोटेंशियल का फोकस होता है एडवर्स डेविएशन पे। ये सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को इंटीग्रेट करता है। VAR होता है वैल्यू एट रिस्क, ये डाउनसाइड रिस्क मेजर होता है जिसको हम बैंकिंग फाइनेंस में यूज़ करते हैं। रिस्क प्राइसिंग की बात करें तो बैंकों को कैपिटल चाहिए ताकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कवर कर सके, कॉस्ट को इनकर कर सके। ट्रांजेक्शन प्राइसिंग के उतना सरप्लस जनरेट कर देता है ताकि हम कैपिटल कॉस्ट को कवर कर सकें। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो कि हमारे रिस्क के साथ एसोसिएटेड होता है उसे प्राइसिंग में हम लोग फैक्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 क्रेडिट अकाउंट है, उसका एवरेज लॉस है 2%, तो प्राइसिंग जो है इस प्रोबेबिलिटी को भी कंसीडर करे। रिस्क प्राइसिंग के अंदर कैपिटल चार्ज, लॉस प्रोबेबिलिटी, रिस्क प्रीमियम ये सभी आते हैं। ये एक्चुअल कॉस्ट को कंसीडर करता है, प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करता है। ये क्रूशियली ट्रांजेक्शन बेस्ड होता है इफेक्टिव रिस्क मेजरमेंट के लिए। इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेशन की बात करें इसके अंदर डिपॉजिट कॉस्ट आता है। ये नेगेटिव इंपैक्ट को कंसीडर करता है CRR कंट्रीब्यूशन से, यानी CRR के कंट्रीब्यूशन से क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। RBI रेट मैकेनिज्म, तो दोस्तों सबसे पहले तो BPLR आया था, अब बेस रेट हो गया, अब उसके बाद MCLR आ गया। तो ये इंकरेज करता है लिंकिंग रेट टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, यानी हम रेट को लिंक करें किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से, जैसे कि रेपो रेट से। जो नया लोन है
उसे हम लोग एक्सटर्नल बेंचमार्क से टाई अप किए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। चैलेंज इन आरबीआई मैकेनिज्म, एमसीएलआर एक इंटरनल बेंचमार्क है, आरबीआई सजेस्ट करती है एक्सटर्नल बेंचमार्क ट्रांसपेरेंसी के लिए। बैंक जो है कॉस्ट यानी डिपॉजिट, सीआरआर, इम्पैक्ट, एक्सपेंस को लैंडिंग रेट में कोस्ट लोड करेगा। फिर दोस्तों आरएआरओसी क्या होता है, तो इन्हांस आरएआरओसी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ये रिस्क मॉनिटरिंग और कंट्रोल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इम्प्लीमेंटेशन फोकस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट अप्रोच। अब देखिए क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है रिस्क टेकिंग विद प्रूडेंशियल लिमिट एजुकेशन। सबसे पहले कि हमारा एमआईएस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एमआईएस, इफेक्टिव कंट्रोल एंड रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, पीरियोडिकल रिव्यू, इवैल्यूएशन एंड रोबस्ट ऑडिट सिस्टम। ये सब चीज़ सेल्फ अंडरस्टूड है दोस्तों। से रिस्क मैनेजमेंट की एसेंस की बात करें तो हमारा रिस्क और रिटर्न पे बैलेंस भी होना चाहिए। मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर इकोनॉमिक मेजर फॉर रिस्क लिमिट को लिया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करिए, जरूरी है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इसके अंदर इंडिपेंडेंट रिव्यू और इंडिपेंडेंट ऑडिट आते हैं। बोर्ड का ओवरसाइट आता है डेडिकेटेड कमेटी के माध्यम से। रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू की बात करें तो यानी पीरियोडिक चेक होता है इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी का। ये बोर्ड की कमेटी की जो होती है रिस्क मैनेजमेंट पे वो मॉनिटर करती है। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में एम होते हैं अनसर्टेनिटी को कम करने का। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है। मिटिगेशन के इम्पैक्ट की बात करें तो ये हमारा डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को कम करेगा, लिमिट करेगा अपसाइड पोटेंशियल को, इंश्योर करेगा कैश फ्लो में स्टेबिलिटी हो, बिजनेस कंटिन्यूटी हो। काउंटर पार्टी रिस्क को मिटिगेट करते हैं एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से। एक्सचेंज एक तरह का सेंट्रल काउंटर पार्टी के रूप में काम करता है जो कि रिस्क को कम करता है। भारत में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सीसीआईएल हैंडल करता है इंटर बैंक के सेटलमेंट को। रिस्क को आप डाइवर्सिफिकेशन से भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो रिस्क कम होता है क्योंकि नेगेटिव को रिलेशन होता है बिजनेस के बीच में जब वो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को अचीव करते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क लेस होता है वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिस्क। ऐसा ही कंसेप्ट अप्लाई होता है बैंकिंग में। एक रिस्क का जो पोर्टफोलियो है इसका ओवरऑल लोअर रिस्क होता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर होता है। एक होता है ईडब्ल्यूआरपी यानी इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स आपको बताना चाहता हूँ डिटेल। तो बेसिकली ये जो कोर्स है बीएफएम का कैप्सूल कोर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी ये बीएफएम के एग्जामिनेशन के लिए। फॉर 4 days इफ़ यू नीड क्विक रिवीजन सेशन, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहिए, क्विक रिवीजन कैप्सूल पीडीएफ, डेली क्विजेज में दोस्तों जितने भी केस स्टडीज़ हैं, न्यूमेरिकल्स हैं वो डाले रखे हैं, इंपॉर्टेंट केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स पेज वाइज, मैक्मिलन बुक के पेज वाइज। तो आपको ये डेली क्विजेज में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से आपका मैक्मिलन बुक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। एमसीक्यू विद 1 लाइनर मैंने 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज डाल रखे हैं। फॉर्मूला पीडीएफ अलग से मैंने डाल रखा है ताकि फॉर्मूला को आप क्विकली रिवाइज कर पाएं, और क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज तो है ही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कंटेंट को आप चाहते हो तो मात्र 75 रुपीज़ में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, और जाके इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से, या मुझे व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूआरपी की। ईडब्ल्यूआरपी में क्या बताया जा रहा है, इंटरप्राइज वाइज रिस्क मैनेजमेंट है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि बिजनेस को एड्रेस करेगा, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करेगा। इसके अंदर लोगों हर एक लेवल पे होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्पेक्ट को कवर करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट, तो इंटरनल एनवायरनमेंट को रिव्यू कीजिए, रिस्क फिलॉसफी को एसेस कीजिए, कल्चर को एसेस कीजिए, आप रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को एसेस कीजिए, कंट्रोल प्रोसेस को, और एडिक्वेसी ऑफ एमआईएस कितना एडिक्वेट है। ईडब्ल्यूआरएम की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो एक इंप्लीमेंटेशन प्लान को फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट में जो गैप है उसे हम एड्रेस कर सकें। बहुत सारे बैंक COSO ERM फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करते हैं। COSO ERM फ्रेमवर्क के अंदर 8 की कंपोनेंट होते हैं और 4 बिजनेस ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करता है। ERM हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और रिस्पॉन्ड करने में रिस्क को इफेक्टिवली। ये कॉम्प्लाइंस को इंश्योर करता है और एंटिटी के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। बैंकिंग बिजनेस लाइन की बात करें तो बहुत ही वेरियस और डाइवर्स है। इसके अंदर कमर्शियल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, ये सभी आते हैं। प्रत्येक बिजनेस लाइन में सब ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं विथ रेंज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लाइंट जो है रिटेल कंज्यूमर से लेकर मिड मार्केट कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी आते हैं। स्पेशलाइज फाइनेंस की एग्जांपल की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जैसे कि एक्सपोर्ट और कमोडिटी फाइनेंसिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग तक आता है। दोस्तों बिजनेस लाइन ओवरव्यू मैंने आपको बताया। पेमेंट एंड सेटलमेंट की बात करें तो इसके अंदर पेमेंट होगा, कलेक्शन होगा, फंड ट्रांसफर, क्लियरिंग, सेटलमेंट होगा एक्सटर्नल क्लाइंट के लिए। एजेंसी के अंदर कस्टडी, एस्क्रॉ, डिपॉजिटरी रिसीव, सिक्योरिटी लैंडिंग, ये सभी आते हैं। दोस्तों एसेट मैनेजमेंट के अंदर डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे टाइप का, जैसे पूल्ड, सेग्रीगेटेड, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, क्लोज एंड ओपन। आगे बात करें हम लोग ऑपरेशनल रिस्क का, एक सिग्निफिकेंट रिस्क है बैंकिंग में जो कि एम्फसाइज करता है कितना जरूरी है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। कॉमन गोल की बात करें तो रिस्क एडजस्टेड रेस्पेक्टेड रिटर्न्स को इन्हांस करना, ये कॉमन ड्राइवर होता है सभी बिजनेस लाइन में। रिस्क वेरिएबिलिटी की बात करें तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेरी करता है क्योंकि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग होते हैं और साथ ही साथ जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर होते हैं वो अलग होते हैं अलग अलग बिजनेस में।
बैंकिंग बुक होल्ड करता है एसेट मैच्योरिटी तक, ये एक्रूवल अकाउंटिंग को यूज़ करता है, ये लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क को फेस करता है। ये सवाल पूछा गया था पिछले साल, प्लीज़ रिमेंबर इट। ट्रेडिंग बुक दोस्तों मार्केटेबल एसेट को ट्रेड करेगा, इसमें ये अप्लाई करेगा मार्क टू मार्केट, और इसे हम अंटिल मैच्योरिटी हेल्ड नहीं करते। ये डेली और पीरियडिकल वैल्यूएशन होता है जो कि मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की बात करें तो कंटिजेंट नेचर का होता है, जैसे गारंटी हो गया, क्रेडिट लाइन हो गया, लाइन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। कोई इनिशियल कैश फ्लो नहीं होता है, लेकिन पेमेंट ऑब्लिगेशन कंटिजेंट होता है इवेंट पे, इसे हम लोग नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर भी कहते हैं। कंटिजेंसी अफेक्ट करता है रेवेन्यू के जनरेशन को। डेरिवेटिव जैसे कि स्वैप, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, ये सभी ऑफ बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर हैं। इस कारण से फंड बेस्ड एक्सपोजर भी हो सकता है बैंकिंग या ट्रेडिंग बुक में। इसके अंदर लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट, क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क आते हैं। बैंकिंग रिस्क के डेफिनेशन की बात करें, पहला होता है लिक्विडिटी रिस्क, जो कि हम लॉन्ग टर्म एसेट को फंड कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से, तब एराइज होता है। यहाँ पे बेसिकली आप फंड को रीजनेबल रेट पे नहीं ऑप्टेन कर पाते, ये भी लिक्विडिटी रिस्क का ही टाइप है। लिक्विडिटी रिस्क को हम लोग फंडिंग रिस्क को टाइम रिस्क और कॉल रिस्क में डिवाइड करते हैं। फंडिंग रिस्क में क्या होता है कि अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल हो जाए या हमारा डिपॉजिट का नॉन रिन्यूएबल हो। टाइम रिस्क में क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड फ्लो फंड का इनफ्लो था वो हमें मिला नहीं, नॉन रिसिप्ट हो। कॉल रिस्क होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी, सी से कॉल, सी से क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे याद रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट में जो एडवर्स मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को अफेक्ट करता है, इसे हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। दोस्तों इंटरेस्ट रेट रिस्क के फॉर्म्स की बात करें तो पहला होता है गैप या मिसमैच रिस्क, जो कि राइज होता है यदि हम एसेट, लायबिलिटी, ऑफ बैलेंस शीट आइटम को होल्ड करें अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट का, अलग अलग रिप्राइजिंग डेट का, तो गैप या मिसमैच रिस्क आएगा। बेसिक रिस्क क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है अलग अलग मैग्नीट्यूड में चेंज होता है एसेट के लिए, लायबिलिटीज़ के लिए, ऑफ बैलेंस शीट आइटम के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए मिसमैच रिस्क का एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि एसेट मैच्योर हो रहा है 2 ईयर 2 साल में, और इसको हम लोग एक लायबिलिटी से फंड कर रहे हैं जो कि मैच्योर हो रहा है 6 महीने में। इस कारण से क्या होगा, हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा मिसमैच रिस्क का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बेसिक रिस्क का एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट का जो वेरिएशन हो रहा है एसेट और लायबिलिटीज़ में, जिस कारण से हमारा NII चेंज हो रहा है, चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है हमारे बेसिक रिस्क और मिसमैच रिस्क के, और ये दिस इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब दोस्तों करंट सिनेरियो की बात करें तो बैंक जो है फिक्स रेट टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और फंड को डिप्लॉय करती है एसेट में, जो कि वेरिएबल रेपो लिंक लैंडिंग रेट से लिंक है। ये बेसिक रिस्क का एग्जांपल है, समझे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि रेपो रेट जो है 6 बार चेंज होता है 1 साल में, जो कि हमारे NII को इम्पैक्ट करता है, तो ये बेसिक रिस्क क्रिएट करता है बैंक के लिए। यील्ड कर्व रिस्क की बात करें तो बैंक जो है एसेट और लायबिलिटी को प्राइसिंग करती है अलग अलग बेंचमार्क पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिचुएशन में, तो जो नॉन पैरेलल मूवमेंट होता है ना यील्ड कर्व में, ये हमारे NII को इम्पैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि लायबिलिटी को आपने लिंक कर दिया 91 डे के ट्रेजरी बिल से, और उसको आप यूज़ कर रहे हैं फंड करने के लिए एक एसेट को जो कि लिंक है 364 डे ट्रेजरी बिल से, जिस कारण से हमारा NII में वेरिएशन आएगा। तो ये हमारा यील्ड कर्व रिस्क का एग्जांपल है। यील्ड कर्व रिस्क एक तरह का बेसिक रिस्क ही होता है। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क में क्या होता है कि हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होता है सिग्निफिकेंटली, जिस कारण से प्री पेमेंट हो जाएगा, या कॉल या पुट ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लेंगे, या प्री मैच्योर डिपॉजिट विड्रॉल कर लेंगे। तो जो आपका इंटरेस्ट रेट में चेंज यदि बहुत तेज़ हो, बहुत हाई हो, तो ये हमारे एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क को बढ़ा देता है, और ये हमारे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो को घटा देता है, इनकम को घटा देता है। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है कि हमारा जो भी अनसर्टेनिटी है रीइन्वेस्टिंग, आपके पास जो फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है उसमें जो उसको रीइन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, उसे हम लोग रीइन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। तो हमारा कैश फ्लो में जो मिसमैच होगा वो बैंक को एक्सपोज कर देता है NII वेरिएशन से। फिर दोस्तों NIP क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिस्क क्या होता है, ये तब होता है जब बैंक के पास बैंक हैज़ मोर अर्निंग एसेट दैन पेइंग लायबिलिटी, ज़्यादा एसेट बैंकों को पे करना है, लायबिलिटी कम पे करना है। इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट यदि घटेगा तो आपका NII घटा देगा, जबकि यदि रेट बढ़ेगा तो NII बढ़ा देगा। ठीक है, मार्केट रिस्क में प्राइस रिस्क आता है। हमारा जो मार्क टू मार्केट वैल्यू जो होता है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का, इसमें जो एडवर्स वेरिएशन का जो रिस्क होता है उसे हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। प्राइस रिस्क की बात करें, प्राइस रिस्क तब होता है जब एसेट को जो है मैच्योरिटी से पहले ही बेच दिया जाता है, खासकर हमारे ट्रेडिंग बुक को जब ये इम्पैक्ट करता है। दोस्तों मार्केट रिस्क के कंपोनेंट की बात करें तो एक मार्केट रिस्क का कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क का, जो कि इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को अफेक्ट करेगा। प्राइजिंग रिस्क फॉर एसेट इन द ट्रेडिंग बुक। फॉरेक्स रिस्क की बात करें तो जो लॉस हमारा एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट के कारण होता है किसी ओपन पोजीशन फॉरेन करेंसी में, उसे फॉरेक्स रिस्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूपी डेप्रिसिएशन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क की बात करें, ये तब होता है जब बैंक जो है स्ट्रगल करती है कि वो लास्ट ट्रांजेक्शन को कंक्लूड कर पाए नियर करंट मार्केट प्राइस। डिफ़ॉल्ट रिस्क के अंदर क्रेडिट रिस्क आता है, एक पोटेंशियल होता है बोरोवर का कि वो अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा है, ये क्रेडिट रिस्क होता है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है कि हमारा क्रेडिट रिस्क का जो वेरिएंट होता है जो कि नॉन परफॉर्मेंस बाय ट्रेडिंग पार्टनर के कारण होता है। दोस्तों कंट्री रिस्क की बात करें तो कंट्री रिस्क एक तरह का क्रेडिट रिस्क का
टाइप होता है जहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस किस कारण से होता है, जो भी कंट्री ने कंस्टेंट इम्पोज किया है उस कारण से नॉन परफॉर्मेंस का कंट्री रिस्क आता है। ऑपरेशन रिस्क की बात करें तो हमारा जो इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस है, पीपल है, सिस्टम है, एक्सटर्नल इवेंट है, इसके कारण जो लॉस आता है उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क आते हैं। इसके अंदर स्ट्रेटजिक और रेपुटेशन रिस्क आता है एज पर बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन रिस्क की बात करें तो जो हमारा फ्रॉड होता है, इंटरनल फ्रॉड हो या एक्सटर्नल फ्रॉड हो, या कोई बिजनेस प्रोसेस फेल हो जाए, या बिजनेस के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में जो चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन रिस्क आता है। कॉम्प्लायंस रिस्क क्या होता है कि लीगल, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, रेपुटेशनल लॉस, किस कारण से हम एप्लीकेबल लॉ से कॉम्प्लाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे कॉम्प्लायंस रिस्क के पार्ट हैं। स्ट्रेटजिक रिस्क में क्या होता है कि हमारा एडवर्स बिजनेस डिसीजन हो जाए, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए, या हमारा जो इंडस्ट्री चेंज हो रहा है उसमें उसको रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं मिले, तो ये सभी हमारे स्ट्रेटजिक रिस्क के एग्जाम्पल हैं। ये जो हमारा स्ट्रेटजिक गोल और बिजनेस स्ट्रेटजीज है इसके बीच में जो गैप है उसे रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेटजिक रिस्क। रेपुटेशन रिस्क क्या होता है कि हमारा नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन हो जाए क्योंकि क्रेडिट मार्केट या ऑपरेशनल रिस्क क्रिस्टलाइजेशन के कारण, इसे हम इंडायरेक्ट रिस्क की तरह ट्रीट करते हैं, जिस कारण से लिटिगेशन आएगा, फाइनेंशियल लॉस आएगा, कस्टमर बेस में डिक्लाइन आएगा। मॉडल रिस्क क्या होता है, मॉडल रिस्क वैल्यू प्रेडिक्ट करता है स्पेसिफिक पैरामीटर के बेसिस पे। मॉडल रिस्क क्या होता है कि हमारा जो प्रेडिक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू है मॉडल में, इसके बीच में जो गैप आता है उसे मॉडल रिस्क कहते हैं। ये हमारे प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट करेगा प्राइसिंग, मॉडल को प्राइस करने में। दोस्तों नेक्स्ट होता है हमारा रीजन क्या होता है मॉडल रिस्क का। मान लीजिए कि हम इनकरेक्ट एजम्पशन ले लिए, मान लीजिए कि हम पैरामीटर को ओमिट कर दिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, हम स्टैटिस्टिकल एरर, इनसफिशिएंट डेटा, दीज आर द रीजन फॉर मॉडल रिस्क। आप ये देखिए रिस्क के समरी के बारे में बताया जा रहा है कि क्लाइमेट रिस्क क्या होता है, क्लाइमेट चेंज या मिटिगेशन से ये हमारे फिजिकल और ट्रांजिशन रिस्क को इम्पैक्ट करता है। फिजिकल रिस्क मान लीजिए कुछ फ्लड आ गया या कुछ राइजिंग सी लेवल, ये जोग्राफिकली वेरी करेगा, इस कारण से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डैमेज आएगा। ट्रांजिशन रिस्क क्या होता है, हमारे लो कार्बन इकोनॉमी में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना जरूरी क्यों है, गोल क्या है, तो दोस्तों ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेशन टिपिकली जो है हमारी मॉनिटरी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। बैंक जो है इनहेरेंटली बहुत सारे रिस्क को फेस करती है, प्रॉपर रेगुलेशन बहुत जरूरी है ताकि फेलियर को आप प्रिवेंट कर सकें। बैंकिंग के अंदर लैंडिंग मिलता है डिपॉजिटर के फंड से, जो कि इसे हाईली लेवरेज बनाता है। रेगुलेशन जैसे कि इंडिया में रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है, ये सेफगार्ड करती है डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को। तो उसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों कि रेगुलेशन का गोल क्या है, ये हमारे बैंकिंग सेफ्टी को बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड बेंचमार्क होगा फेयर कॉम्पिटिशन के लिए। सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, तो मान लीजिए इंटायर बैंकिंग सिस्टम का फेलियर का जो रिस्क होता है उसे हम लोग सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। इंडिविजुअल बैंक फेलियर जो है सिस्टमिक रिस्क में कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि हाई इंटर रिलेशन, मतलब बैंकों के बीच में इंटर रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बैंक फेल कर जाएगी तो बाकी बैंक भी फेल करती है, ठीक है। तो दोस्तों इंटर रिलेशन एक बड़ा कारण है। अब देखिए रिस्क बेस्ड रेगुलेशन की क्या जरूरी है, सबसे पहला होता है कि यदि स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन रहेगा तो स्टेबिलिटी बनेगा। दूसरा है कि यदि डी रेगुलेशन है, इसका मतलब ये होता है कि हम फास्टर ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो डी रेगुलेशन का एम क्या है कि फास्टर ग्रोथ जो है कॉम्पिटिशन बढ़ा देगा, ग्लोबल ट्रांजेक्शन बढ़ा देगा। नेक्स्ट है तो बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS इमर्ज हुआ ताकि हम रिस्क को कंट्रोल कर सकें, फेयर कंपटीशन को इंश्योर कर सकें। BIS होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो BIS इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी को फॉस्टर करता है। BA बेसल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 1974 में हर्स्टेड इंसिडेंट के बाद, ताकि हम डिस्टर्बेंस जो हमारे करेंसी और बैंकिंग मार्केट में उसको हम लोग एड्रेस कर सकें। हर्स्टेड इंसिडेंट क्या था कि BCBS फॉर्म ही हुआ था हर्स्टेड इंसिडेंट के कारण। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि हमारा डॉलर पेमेंट में जो टाइम लैग था ना, इस कारण से हर्स्टेड रिस्क आया था। जर्मन रेगुलेटर ने क्या किया, हर्स्टेड बैंक को लिक्विडेट कर लिया इससे पहले कि पेमेंट कंप्लीट होता। BCBS का फॉर्मेशन दोस्तों G10 कंट्री ने BCBS को फॉर्म किया 1974 में हर्स्टेड इंसिडेंस के बाद। BCBS BIS के अंदर आता है और विद सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्री। G20 के अंदर बहुत सारी इकोनॉमीज आ गए हैं, खासकर इन्होंने बेसल 3 को 5th G20 समिट में अडेप्ट किया था। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है G20 मीटिंग, मेजर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ग्लोबल पॉलिसी। रिसेंट मीटिंग रोम में हुआ था जो कि फोकस था कोविड-19 रिस्पॉन्स पे। बेसल कमेटी के इवोल्यूशन की बात करें तो ये G10 से लेकर 45 इंस्टीट्यूशन तक बना है 28 जुरिस्डिक्शन में। दोस्तों BCBS के ग्रुप में पॉलिसी डेवलपमेंट, सुपरविजन, बेसल कंसल्टेटिव ये सभी आते हैं। अब देखिए FSB का क्या रोल है, तो ये प्रमोट करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू कोऑर्डिनेशन। सिस्टमिक रिस्क किस कारण से आता है, इंटरकनेक्टेडनेस रिक्वायर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड कैपिटल रेगुलेशन। बेसल 1 1980 में आया, ये डी रेगुलेशन के बाद आया, इसका फोकस था बैंक कैपिटल रेगुलेशन। 1988 का बेसल अकाउंट आया, इसने कैपिटल एडिक्वेसी को एड्रेस किया, इसने 8% सेट किया था कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशियो, इसको हम लोग CRAR बोलते हैं, ठीक। कितना सेट किया था, 8%। रिस्क के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एसेट को हम लोग 0, 10%, 20%, 50%, 100% रिस्क
रिस्क बकेट में क्लासीफाई करते हैं। कैपिटल कंपोनेंट में टियर 1 आता है जिसके अंदर इक्विटी या डिस्क्लोज रिजर्व आएगा, टियर 2 आएगा जिसको सप्लीमेंट्री कैपिटल कहते हैं। कुक्स रेशियो दोस्तों 8% का CRAR बेंचमार्क को इंट्रोड्यूस किया गया, एक प्रीकर्सर होता है स्टैंडर्डाइज कैपिटल रेगुलेशन के लिए। दोस्तों कुक्स रेशियो मेजर करता है कितना क्रेडिट एक्सपोजर है अगेंस्ट कैपिटल। 1996 का मार्केट रिस्क अमेंडमेंट, इसमें प्रोप्राइटरी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया मार्केट रिस्क के लिए। इसने VAR को इंक्लूड किया बैक टेस्टिंग के साथ। इसने अलाउ किया शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेटेड डेब्ट को मार्केट रिस्क के लिए। BCBS की इन्फोर्समेंट की बात करें, इसमें फॉर्मल सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं के बराबर है। बेसल 2 रिकॉर्ड आया 2004 में, इसने 1988 के रिकॉर्ड को रिप्लेस किया। इसके अंदर 3 पिलर थे, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी और इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्क्लोजर फॉर मार्केट डिसिप्लिन। दोस्तों इसका एम था कि हम रिस्क सेंसिटिविटी को बढ़ाएं और एड्रेस करें फाइनेंशियल इनोवेशन को और रिवार्ड करें रिस्क कंट्रोल इंप्रूवमेंट को। डेवलपमेंट प्रोसेस दोस्तों सबसे पहले 1999 में आया, इसको रिलीज़ किया गया 2004 में, 6 साल प्रिपेयर किया गया, कंसल्ट किया गया, इसको 2006 में दोबारा रिवाइज किया गया। अब बेसल 2 में चैलेंज क्या है कि जो अप्रूवल चैलेंज है रिस्क मेजरमेंट अप्रोच का, बेसल 2 अकॉर्ड की बात करें तो 3 पिलर मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। पिलर 1 होता है हमारा मिनिमम कैपिटल। अब देखिए क्रेडिट रिस्क के अंदर जो हमारे पास 3 मेथड होता है मिनिमम कैपिटल निकालने का, पहला होता है स्टैंडर्डाइज, दूसरा होता है IRB फाउंडेशन, तीसरा होता है IRB एडवांस, इंटरनल रेटिंग बेस्ड मेथड होता है। फिर दोस्तों हमारा मार्केट रिस्क के अंदर स्टैंडर्डाइज के अंदर मैच्योरिटी ड्यूरेशन आएगा और इंटरनल मॉडल्स आएंगे। ऑपरेशनल रिस्क को कैपिटल को मेजर करने के लिए बेसिक इंडिकेटर स्टैंडर्डाइज और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच आता है। पिलर 2 की बात करें सुपरवाइजरी रिव्यू की, तो ये रिस्क असेसमेंट को इवैल्यूएट करेगा, इंटरनल पॉलिसी इंटीग्रिटी को इंश्योर करेगा, मिनिमम कैपिटल को मेंटेन करेगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के साथ, ठीक है। पिलर 3 होता है हमारा मार्केट डिसिप्लिन, ये डिस्क्लोजर को इन्हांस करेगा, कोर और सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर, टाइमली सेमी एनुअल रिपोर्टिंग। CRAR नॉर्म्स की बात करें तो मिनिमम CRAR जो है 1999 तक था 8%, लेकिन 9% बढ़ा दिया गया 2000 के बाद। प्री लेहमान क्राइसिस की बात करें तो बेसल 2 का वीकनेस था कि एक्सेसिव लिवरेज दिया गया, इनएडिक्वेट लिक्विडिटी बफर था, पुअर गवर्नेंस था। तो दोस्तों बेसल कमेटी का रिस्पांस क्या हुआ सितंबर 2008 में, इसने प्रिंसिपल इशू किया साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का। यदि जुलाई 2009 में जो पोस्ट लेहमान इन्हांसमेंट हुआ तो इसने बेसल 2 कैपिटल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया। इसका फोकस था कि हम कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटाइजेशन पोजीशन डालें और बैलेंस शीट व्हीकल्स को। बेसल 3 अनाउंसमेंट किया गया सितंबर 2010 में, तो GSOS ने अनाउंस किया हाई ग्लोबल मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड। तो बेसल 3 का एम था कि हम कैपिटल और लिक्विडिटी स्टैंडर्ड को रिफॉर्म करें कमर्शियल बैंक के लिए। दोस्तों G20 का लीडर समिट हुआ था सियोल में, इसने न्यू स्टैंडर्ड को एड्रेस किया। बेसल 3 फ्रेमवर्क को इशू किया गया दिसंबर 2010 में। इसका जोर था रेजिलियंस और 3 पिलर को रिविजिट करना। तो इनोवेशन क्या लाया गया कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर लाया गया, CCB काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर लाया गया ताकि बैंक के पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सके इकोनॉमिक अपस्विंग के दौरान। बेसल 3 का इनोवेशन क्या था, इसने लिवरेज रेशियो को इंट्रोड्यूस किया मिनिमम लॉस ऑब्जर्विंग कैपेसिटी के लिए। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट में LCR आ गया, NSFR आ गया, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दोस्तों GHOS ने इंडोर्स किया RCAP फॉर बेसल 3 मॉनिटरिंग। ट्रांजिशन अरेंजमेंट किया गया, फेज्ड अप्रोच फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। अब देखिए यहाँ पे LCR का इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि LCR जो है जनवरी 2015 से लाया गया, 100% कर दिया गया बाय जनवरी 2019, ठीक है। और पैंडेमिक में कुछ रिलैक्सेशन हुआ था लेकिन फिर से उसको 2021 के बाद 100% कर दिया गया। NSFR का इम्प्लीमेंटेशन 2018 से हुआ, एक मिनिमम स्टैंडर्ड लाया गया जनवरी 2018 से, ठीक है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो बोलते हैं इसे। बेसल 3 का बात करें भारत में तो ये BCBS के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बैंकिंग रेजिलियंस के लिए। भारत में 1 अप्रैल 2013 से इम्प्लीमेंट किया गया। फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है 31 मार्च 2019 तक था। कोविड-19 के कारण CCB इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 अक्टूबर 2021 तक डिफर कर दिया गया। बेसल 3 के कॉम्प्लाइंस की बात करें तो पूरा जो CCB होता है कैपिटल कन्वेंशन बफर होता है वो 2.5% का होगा और मिनिमम CRAR जो है वो 11.5% का होगा, ठीक है। तो दोस्तों बेसल 3 के पिलर ऑप्शन की बात करें तो 3 पिलर है बेसल 3 में भी, कैपिटल, रिव्यू और डिसिप्लिन, ठीक है। क्रेडिट रिस्क में स्टैंडर्ड फाउंडेशन IRB, एडवांस IRB। ऑपरेशनल रिस्क में हमारा बेसिक स्टैंडर्ड एडवांस मेजरमेंट आता है। इम्प्लीमेंटेशन इंडिया 1 अप्रैल 2013 से है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच, ऑपरेशनल रिस्क के लिए BIA। और फिर दोस्तों आगे बात करें मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट की पिलर 1 के अनुसार ऑनगोइंग है 9%, पिलर 2 के अनुसार हाई मिनिमम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बैंक रिस्क प्रोफाइल। और बेसल 3 के कैपिटल कैलकुलेशन की बात करें तो पहला होता है CET1 रेशियो यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग टियर 1 अपॉन कैपिटल, टियर 1 कैपिटल रेशियो आता है। ये टियर 1 के अंदर 2 चीज़ होता है, CET1 प्लस 81 और CET1 जोड़ के हमारा टियर 1 कैपिटल होता है, ठीक है।
फिर दोस्तों टोटल कैपिटल रेशियो होता है हमारा CRAR। फिर रेगुलेटरी कैपिटल कंपोनेंट की बात करें तो एक होता है हमारा गोइंग कंसर्न कैपिटल, एक होता है इसको Tier 1 कहते हैं। Tier 1 इसके अंदर कॉमन इक्विटी Tier 1 यानी CET1 और एडिशनल Tier 1 यानी AT1 दो होता है। और एक होता है हमारा गोइंग कंसर्न कैपिटल यानी Tier 2। दोस्तों शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसमें स्पेसिफिक बैंक को एक्सक्लूड करके उनको एक मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो मेंटेन करना है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो टोटल RWA का, RWA क्या होता है, रिस्क वेट एसेट, इसका 9% होना चाहिए हमारा CRAR, जिसमें से CET1 का लिमिट है 5.5% का, Tier 1 का लिमिट है 7% का, और टोटल कैपिटल की बात करें तो वो 9% है RWA का, समझे। तो मिनिमम एडिशनल Tier 1 जो है वो हमारा 1.5% का होगा और मैक्सिमम Tier 2 जो होगा वो 2% का होगा। CCB की बात करें तो CCB RWA का 2.5% होता है, इसके अंदर कॉमन इक्विटी Tier 1 का आता है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल भी CCB की बात करें तो 11.5, क्योंकि 9% उधर है और 2.5% इधर है, तो क्या हो जाएगा 11.5% ऑफ RWA। क्रेडिट रिस्क की कैपिटल चार्ज की बात करें तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है, इसमें एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिटरमाइन करती है क्रेडिट रिस्क को, RBI की जो आइडेंटिफाइड एजेंसीज हैं वो गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है आगे कि कुछ क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी के बारे में। अब देखिए कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम दिया गया है, CARE, CRISL, ICRA, इंडियन रेटिंग, एक्यूट रेटिंग, इन्फोमेट्रिक्स। इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करें तो फिच, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है। IRB अप्रोच की बात करें तो एक होता है फाउंडेशन, एक होता है एडवांस। तो बैंक का जो इंटरनल असेसमेंट है वो कैपिटल कैलकुलेशन को ड्राइव करता है। कैपिटल चार्ज कंपटीशन के लिए पैरामीटर्स होते हैं PD, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट, EAD, एक्सपेक्टेड लॉस, फिर हमारा मैच्योरिटी होता है। दोस्तों रिस्क वेट डिटर्मिनेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए AAA रेटेड बॉरोवर है, इसका अलग रिस्क वेट होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखते हैं, ठीक है। IRB कैलकुलेशन की बात करें तो ये PD, LGD, EAD पे बेस्ड होता है। PD होता है लाइक्लीहुड फॉर बॉरोवर डिफॉल्ट, LGD होता है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोजर लॉस इन डिफॉल्ट, EAD होता है लाइकली ड्रॉन अमाउंट इन डिफॉल्ट फॉर कमिटमेंट। दोस्तों फाउंडेशन वर्सेस IRB की वर्सेस एडवांस IRB की बात करें तो डिफरेंस इन हु प्रोवाइड इनपुट फॉर PD, LGD, EAD एंड मैच्योरिटी। CRM क्या होता है, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, बैंक जो है टेक्निक को इम्प्लॉय करती है, जैसे कि कोलेट्रल गारंटीज। तो बेसल 3 जो है आपके रिकॉग्नाइज मिटिगेंट के रेंज को वाइडन कर देता है। जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो CRM का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो आइडेंटिकल नॉन CRM ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई डबल काउंटिंग नहीं होगा CRM के इफेक्ट का। रेजिडुअल रिस्क की बात करें तो रेजिडुअल रिस्क के अंदर लीगल, ऑपरेशनल, लिक्विडिटी और मार्केट रिस्क सब आता है। बैंक इम्प्लीमेंट करेगी रोबस्ट प्रोसीड्यूर ताकि कंट्रोल कर सके इन सभी रिस्क को। सुपरविजन की बात करें तो RBI एक्ट नहीं करे, RBI एक्ट करेगी यदि CRM से जो रिस्क हो रहा है उसे कंट्रोल ना किया गया तो। बेसल 3 गाइडलाइन के डिस्क्लोजर रूल्स फॉर कैपिटल रिलीफ मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। अब देखिए उस हेयर कट के बारे में बताया है। हेयर कट क्या करता है कि जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसके लिए एडजस्ट करता है। प्रीमियम फॉर एक्सपोजर, डिस्काउंट फॉर कोलेट्रल। RBI का रूल अप्लाई होता है एलिजिबल कोलेट्रल में, क्रेडिट एक्सपोजर में अप्लाई नहीं होता है। रेपो स्टाइल ट्रांजेक्शन में हेयर कट मिलता है मार्केट वोलेटिलिटी के लिए। 8% डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है करेंसी मिसमैच के लिए। आपको क्या करना है कि रिस्क वेट एसेट को कैलकुलेट करना है यदि एक्सपोजर कोलेट्रल से ज़्यादा हो। ऑन बैलेंस शीट नेटिंग अलाउ करता है लोन डिपॉजिट विद इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। अब देखिए एक रिकॉग्नाइज गारंटर्स होते हैं, जिसको सॉवरेन हो गया, सर्टेन एंटिटीज़ हो गए, कुछ एक्सटर्नल रेटिंग एंटिटीज़ हो गए। आप दोस्तों मार्केट रिस्क के अंदर लॉसेस होते हैं इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट के कारण, इक्विटीज़ के मूवमेंट के कारण या फॉरेन एक्सचेंज के मूवमेंट के कारण। कैपिटल चार्ज जो होता है मार्केट रिस्क का वो आपके ट्रेडिंग बुक के आइटम को कवर करेगा, जैसे कि सिक्योरिटीज़ को और डेरिवेटिव को। बैंक मेंटेन करेगी, मैनेज करेगी मार्केट रिस्क के कैपिटल रिक्वायरमेंट को डेली बेसिस पे। जो मार्केट का कैपिटल होता है वो मैच्योर्ड अनपेड सिक्योरिटी में अप्लाई नहीं होता है, केवल क्रेडिट रिस्क में ही अप्लाई होता है। 90 दिन की डेलिक्वेंसीज के बाद इन सभी सिक्योरिटीज़ को हम लोग NPA मानते हैं क्रेडिट रिस्क के लिए। कैपिटल चार्ज जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है वो करंट मार्केट वैल्यू पे बेस्ड होता है। इसके अंदर स्पेसिफिक रिस्क आते हैं जिसको इंडिविजुअल सिक्योरिटी से चार्ज किया जाता है, और एक जनरल मार्केट रिस्क आते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट से चार्ज होता है। बैंक स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन मेथड को यूज करती है जनरल मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए। जनरल मार्केट रिस्क का कैपिटल चार्ज के अंदर नेट पोजीशन, मैच पोजीशन, चार्ज फॉर ऑप्शन ये सभी आते हैं। आप जब हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस और वर्टिकल डिसअलाउंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टर्म दिखेंगे जनरल मार्केट रिस्क। तो प्लीज रिमेंबर दिस टर्म बिकॉज इन द कैलकुलेशन इन द केस स्टडी दिस कंसेप्ट इज यूज्ड। मैच्योरिटी लैडर को यूज किया जाता है प्रत्येक करेंसी के लिए। दोस्तों करेंसी जो कि 5% के टर्नओवर से कम होगा सेपरेट कैलकुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्रॉस पोजीशन जो प्रत्येक टाइम बैंड में होता है वो उसमें एज्यूम चेंज होता है, यील्ड में कोई फर्दर ऑफसेट नहीं होता है। स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन मेथड के अंदर आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना है, यील्ड चेंज को अप्लाई करना है, फिर आपको मैच्योरिटी लैडर में स्लॉट करना है, वर्टिकल डिसअलाउंस को अप्लाई करना है बेसिस रिस्क के लिए, और फॉरवर्ड नेट पोजीशन को कैरी ऑन करना है हॉरिजॉन्टल ऑफसेटिंग के लिए। सो दिस इज हाउ वी कैरी आउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसअलाउंस कांसेप्ट। दोस्तों डेरिवेटिव एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता है पोर्टफोलियो में, जो कि आपके इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिटिगेट करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना ये लॉन्ग पोजीशन को इंपैक्ट करेगा नेगेटिवली, लेकिन आपके शॉर्ट पोजीशन को बेनिफिट भी करेगा। शॉर्ट पोजीशन जो डेरिवेटिव में होता है वो ऑफसेट कर लेता है आपके एडवांस इफेक्ट को। दोस्तों वर्टिकल डिसअलाउंस 5% अकाउंट करता है बेसिस रिस्क के लिए इन नेटेड पोजीशन विद इन अ मैच्योरिटी बैंड।
हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस होता है आपका 30 से लेकर 100% तक होता है, क्योंकि आपके यील्ड कर्व रिस्क को एड्रेस करता है इन द नेटेड पोजीशन अक्रॉस मैच्योरिटी बैंड। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सिक्योरिटी है 2 साल का मैच्योरिटी का 100 करोड़ का, फिर सिक्योरिटी 5 साल की मैच्योरिटी का 450 करोड़ का, एक डेरिवेटिव है 6 मंथ के शॉर्ट पोजीशन का 100 करोड़ का, डेरिवेटिव है 2 साल के शॉर्ट पोजीशन का 550 करोड़ का। तो नेट पोजीशन हो गया आपका 400 करोड़, वर्टिकल डिसअलाइंस हो गया 2.5 करोड़, और इंटर डिसअलाइंस में 6 महीना का लेना है तो नेट बैलेंस -100। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस कंसेप्ट। मैंने इस पर केस स्टडी बना रखा है दोस्तों, हमारे चैनल पे केस स्टडी अवेलेबल है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस पे। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ठीक है दोस्तों, जो हमारा डेरिवेटिव के जो कैपिटल चार्ज होता है उसको कंप्यूट करते हैं सिक्योरिटी के रूप में। इसमें स्पेसिफिक और जनरल मार्केट रिस्क को कंसीडर करते हैं। ठीक है, टोटल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज कंसोलिडेट करता है स्पेसिफिक और जनरल रिस्क चार्ज। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि हमारे इंटरनल प्रोसेस में जो लॉसेज आ जाए उसका कारण जो रिस्क होता है उसको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। 3 मेथड होता है, BIA, STSA और AMA। BIS जो है वो रिपेयर करता है AMA को, और एक नया अप्रोच लाया SMA। बैंक जो है प्रोग्रेस करेगी ताकि एडवांस कर सके ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट को। इंटरनेशनली एक्टिव बैंक जो है एडवांस अप्रोच का यूज़ करते हैं ऑपरेशनल रिस्क के लिए। इंडियन बैंक स्टार्ट हुए थे BIA से। तो BI का कैपिटल का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव GI इंटू 15% समेसन अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव ईयर लास्ट 3 ईयर। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर का जो जितना पॉजिटिव ईयर था वो डिनोमिनेटर में लिखना है, और नोमीटर में लेकर लिखना है समेसन ऑफ एक्टिव GI इंटू। दोस्तों ग्रॉस इनकम क्या होता है? ग्रॉस इनकम जो BI में होता है इसके अंदर इंटरेस्ट आता है, नॉन इंटरेस्ट आता है। ग्रॉस इनकम के अंदर नेट इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट इनकम आएगा एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक आइटम। ग्रॉस इनकम दोस्तों ग्रॉस होता है प्रोविजन का, राइट ऑफ का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। ग्रॉस इनकम में जो एक्सक्लूजन होता है इसमें रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्पोजल, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी, ये सभी आते हैं। BI क्या होता है? ग्रॉस इनकम इंटू 15% एवरेज होता है ओवर द लास्ट 3 ईयर। ग्रॉस इनकम के अंदर नेट प्रॉफिट, प्रोविजन, कंटिजेंसी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये सभी आते हैं माइनस स्पेसिफिक आइटम। स्टैंडर्डाइज के अंदर दोस्तों एवरेज ग्रॉस इनकम को डिवाइड कर लेते हैं बिजनेस लाइन में स्पेसिफिक कैपिटल चार्ज के साथ 12%, 15%, 18%। EMA में क्या होता है? इंटरनल लॉस डेटा होता है, एक्सटर्नल लॉस डेटा होता है, सिनेरियो एनालिसिस आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर आता है जो कि हमारे कैपिटल चार्ज में कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल कैपिटल चार्ज जो EMA में होता है वो सम होता है सभी बिजनेस लाइन में अप टू 20% रिस्क मिटिगेशन। EMA में आपको एक कंसेप्चुअली साउंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, 5 ईयर ऑफ लॉस डेटा चाहिए। पिलर 2 जो हमारा SRP होता है सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस, ये कम्प्लीमेंट करता है पिलर 1 को न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क में। बैंक के पास बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होना चाहिए इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए ICAP के लिए जो फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 आते हैं। SRP इंश्योर करता है एडिक्वेट कैपिटल, इंकरेज करता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट थ्रू ICAP के अंदर डायलॉग होता है बैंकों के बीच में, RBI के बीच में, ताकि एसेस कर सके और कैपिटल एडिक्वेसी को एश्योर कर सकें। दोस्तों एडिशनल कैपिटल को जरूरी होता है क्योंकि अंडर एस्टिमेशन के कारण, एक्चुअल रिस्क एक्सपोजर के कारण इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कंसल्टेशन, लिक्विडिटी, सेटलमेंट, रेपुटेशन रिस्क, स्ट्रेटजिक और अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, ये इसको पिलर 1 में एडिशन नहीं कर पाते हैं। पिलर 2 मॉडल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मिटिगेंट्स, सिक्योरिटाइजेशन रिस्क और बाकी दूसरे को कवर करता है। बैंकिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होता है लैक्स क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड पुअर रिस्क मैनेजमेंट के कारण। तो ये 2007-2008 क्रेडिट आया था, क्राइसिस आया था, इसने एम्फेसाइज किया कितना इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव क्रेडिट मैनेजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर इन्वायरमेंट सेटअप, फिर साउंड प्रोसेस, मॉनिटरिंग, ये सभी आते हैं। ठीक है, पिलर 2 का क्या फोकस है? मॉडल रिस्क, क्रेडिट मिटिगेंट और सिक्योरिटाइजेशन। बैंकिंग प्रॉब्लम का काउज मैंने आपको बताया। फिर पिलर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे ICAP और SREP क्रिटिकल है। सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिव्यू करना, ICAP को इवैल्यूएट करना, इंश्योर करना कि रेशियो से कंप्लाइंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक अथॉरिटी होता है कि एक्सेस कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए इंटरवीन करता है पहले में ताकि प्रिवेंट कर सके शॉर्टफॉल को। ICAP की डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन और कैपिटल एडिक्वेसी है। ये डेवलप करता है सुटेबल रिस्क फ्रॉम सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। फिर दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं CCB का यानी कैपिटल कन्वर्जन बफर। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये कैपिटल को बिल्ड करता है नॉर्मल टाइम में, इसे स्ट्रेस पीरियड में यूज़ करते हैं, केवल आप स्ट्रेस के दौरान ही यूज़ करेंगे, कॉम्पिटिटिव गेन के लिए यूज़ नहीं होता है। रिप्लेनिशिंग की बात करें तो ड्रॉडाउन का प्लान होता है, टाइम लिमिट RBI सेट करती है। फ्रेमवर्क का पर्पज़ की बात करें तो बैंक को स्ट्रेंथन करेगा, सेक्टर रेजिलियंस को इन्हांस करेगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम 2.5% बफर मेंटेन करना है, इसको 9% मिनिमम पे इम्पोज किया जाएगा। और कंस्टेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इंक्रीज नियर मिनिमम, अलाउ नॉर्मल ऑपरेशन, रिवील्ड कैपिटल एंड रिकवरी। CCR की बात करें कैपिटल कंजम्पशन रेशियो की तो ये CET1 रेशियो से लिंक्ड होता है। ये स्पेसिफाई करता है अर्निंग पे आउट टाइम। पे आउट लिमिट क्या होता है? ग्रेजुअल रिडक्शन विद हायर CET1
ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है दोस्तों, ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन, RBI फेज रिजर्व क्राइटेरिया। दोस्तों आगे बात करें लेवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, यह आपको यह कि फाइनेंशियल क्राइसिस के लेवरेज रेशियो को एड्रेस करेगा। बेसल 3 का जो नॉन रिस्क बेस्ड लेवरेज रेशियो है, लेवरेज रेशियो के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रिवेंट करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा डी लेवरेजिंग का। लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है कैपिटल मेजर अपॉन एक्सपोजर मेजर, इसे आप परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मिनिमम टियर 1 के रिजर्वेशन की लेवरेज रेशियो होता है हमारा 3%। फिर दोस्तों ये इंडियन बैंक जो है ओवरऑल 4.5% पे ऑपरेट होती है। ये मिनिमम है 3%, मिनिमम 3% आपका टियर 1 लेवरेज रेशियो होना ही चाहिए। कैपिटल मेजर अपन एक्सपोजर मेजर। RBI ने क्या किया, लेवरेज रेशियो को 4% तक घटा दिया DSIB के लिए और 3.5% घटा दिया बाकी बैंकों के लिए। लेवरेज रेशियो की बात करें PCA के अंदर तो वहाँ तो 4 इंडिकेटर होता है, पार्ट ऑफ RBI फ्रेमवर्क है। CCCB क्या होता है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, तो ये बिल्ड करता है कैपिटल को अच्छे समय पे। ये इंश्योर करता है कि इट इंश्योर क्रेडिट फ्लो ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। CCCB ऑब्जेक्टिव क्या है, रेस्ट्रिक्ट करता है लैंडिंग को इन एक्सेस क्रेडिट पीरियड। CCCB फ्रेमवर्क की बात करें तो 0 से लेकर 2.5% होता है RWA का CET1, प्री अनाउंस होता है लीड टाइम के साथ। थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन की बात करें तो लोअर होता है 3%, पेपर होता है 15% पे। और DSIB फ्रेमवर्क की बात करें तो ये एड्रेस करता है TBTF कंसर्न को। ये PCBS की मेथोलॉजी पे बेस्ड होता है। ये कंपोजिट सिस्टम की इंपॉर्टेंस को कंप्यूट करता है, कट ऑफ इसको डिटरमाइन करता है, DSIB के स्टेटस को। 5 बकेट होते हैं, एडिशनल CET1 कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। फिर दोस्तों करंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो बकेट 5 में कितना है, बकेट 4, बकेट 3, बकेट 2, बकेट 1। प्लीज़ गो थ्रू दिस टेबल। दोस्तों DSIB की अपडेट की बात करें 3 DSIB बैंक हैं, SBI बकेट 3, ICICI बकेट 1, HDFC बकेट 1। RBS की बात करें तो शिफ्ट हो गया ट्रांजिशन सेंटर टू RBS। ये कमेटी था डॉक्टर KC चक्रवर्ती का, रिस्क बेस्ड सुपरविजन का। इसने रिकमेंड किया सुपरवाइजरी रिलेशन मैनेजर, ऑफ साइट ऑन साइट टूल, 6 प्रोसेस टेस्टिंग, थीमेटिक रिव्यू। मार्केट रिस्क ओवरव्यू की बात करें तो मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया 10,000 को ABC लिमिटेड में। इसने ही सो व्हाट डज डू, पोर्टफोलियो वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम 5%, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह एक्सटर्नल रिस्क है, इंडिविजुअल रिस्क है। ट्रेडिंग बुक रिस्क की बात करें तो बैंक ट्रेडिंग बुक के अंदर मार्केट रिस्क आएगा, लिक्विडिटी रिस्क आएगा, एसेट लिक्विडिटी रिस्क आएगा, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क आएगा, क्रेडिट काउंटर पार्टी रिस्क आएगा। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि आप लिक्विडिटी रिस्क ये को फंड करने से डिफरेंट फ्रॉम फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। देखिए मार्केट लिक्विडिटी रिस्क फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क से अलग होता है। ये राइज होता है हमारा मार्केट कंडीशन एडवर्स है जो कि हमारे एसेट वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा। मार्केट रिस्क में दोस्तों क्या होता है कि रिस्क होता है मार्केट टू मार्केट वैल्यू डेविएशन ड्यूरिंग लिक्विडेशन। लॉन्गर लिक्विडेशन पीरियड आपके एडवर्स डेविएशन को बढ़ा देता है। लिक्विडेशन पीरियड की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट के टाइप पे वेरी करेगा। एंड जैसे मान लीजिए 1 डे फॉर फॉरेक्स, 2 डे फॉर डेरिवेटिव एक्सेट्रा। ट्रेडिंग लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रेडिंग लिक्विडिटी का मतलब एक एवरेज क्षमता होती है कि हम ट्रांजेक्ट करें बिना मार्केट प्राइस को अफेक्ट किए हुए। ये क्रूशियल होता है लिक्विडिटी पोजीशन विदाउट इंपैक्टिंग काउंटर पार्टी। लिक्विडिटी रिस्क फैक्टर की बात करें तो हमारा एडवर्स डेविएशन होता है पुअर लिक्विडिटी के कारण। चैलेंज होता है कि हम अटेंशन को अट्रैक्ट कर पाएँ बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क जो है प्योर मार्केट रिस्क से अलग होता है। ये क्रिटिकल होता है इमर्जिंग मार्केट में with price diverging from the fair value। लिक्विडेशन रिस्क राइज होता है पुअर ट्रेडिंग लिक्विडिटी के कारण, जो कि हमारा एडवर्स मार्केट प्राइस चेंज का कारण बनता है। ये हमारे पास इनेबिलिटी, हमारा असक्षम होते हैं कि हम लिक्विडेट कर सकें फेयर प्राइस पे। एसेट जो है हमारा ट्रेडिंग लिक्विडिटी शॉर्टेज फेस करता है। जनरल मार्केट लिक्विडिटी क्रंच जो है ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है। क्रेडिट रिस्क को एसेस कर सकते हैं क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से। डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेडिंग हमारे प्राइजेस को इम्पैक्ट करेगा। RTGS को यूज़ नहीं करते सेटलमेंट के लिए। सेंट्रल काउंटर पार्टी जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे हैंडल करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेटलमेंट रिस्क को हैंडल करने के लिए हमारे पास RTGS है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें टॉप मैनेजमेंट का रोल क्रूशियल होता है। इसके अंदर बोर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, आल्को कमेटी, ALM सपोर्ट ग्रुप, गवर्नमेंटल ऑफिस, ये सभी आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिटिक्स सेट करना, लिमिट सेट करना, ओवरसीज करना सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करें, RMC की बात करें तो RMC गाइड करता है, इंश्योर करता है कन्फर्मिटी को और लिमिट सेट करेगा और ओवरसीज करेगा स्टाफिंग को। आल्को क्या होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसी को और बिजनेस स्ट्रेटजी को। ये डिसाइड करेगा प्राइसिंग पे, NIM के प्रोडक्शन और फंडिंग पे। ALM सपोर्ट ग्रुप की बात करें तो ये रिस्क प्रोफाइल को सपोर्ट करता है आल्को को। ये रिकमेंड करता है एक्शन को बेस्ड ऑन मार्केट चैलेंजेस। मिड ऑफिस दोस्तों मॉनिटर करता है ट्रेजरी रिस्क इंडिपेंडेंटली। इट रिपोर्ट टू आल्को व्हेन वैलिडेट प्राइजेस। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर इस पार्टिकुलर रिवीजन सेशन का। धन्यवाद।